जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐमन, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शाजी, मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम रही जी है? सर, आ रही है आप? चले। जी सर, आ ठीक। रही है। चलें, गुड जी गुड। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक कोई पॉइंट डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर मीट में प्रोग्राम आने हैं कि एमसीक्यूज? बेटा उन्होंने कहा जी कि ऑनलाइन मिड टर्म ले लें आप, और यूजिंग जो भी सोर्स आप यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। अगर व्हाट्सएप पर लेते हैं फिर तो डेफिनेटली एक पेपर आपको बना के जो है वो मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। आप लोग उसका सॉल्यूशन जो है वो मुझे वापस भेज देंगे। दूसरा उसका आसान जो हल है वो ये है कि गूगल फॉर्म पर मिड टर्म ले लिया जाए, आपका एमसीक्यूज बना के आपको दे दिया जाए, और आप उसका आपका मिड टर्म जो है वो गूगल फॉर्म पे ले लिया जाए, या एक और टूल होता है डमोडो, उसको भी यूज़ किया जा सकता है टू कंडक्ट योर एग्ज़ाम। अभी देखते हैं जी, सोचते हैं। डेट शीट बन गई है आप लोगों की, या टीचर्स ने अपनी मर्जी से ही आपको बता दिया है जी फलानी डेट को होगा पेपर? सर लास्ट टाइम तो एक दिन पहले डेट शीट आई थी। मिड टर्म की? यस सर। चलें, अभी वेट कर लेना आप लोग। अगर आपका डिपार्टमेंट आपको मिड टर्म की डेट शीट देता है तो फिर हम लोग उसके मुताबिक पेपर रख लेंगे, पेपर ले लेंगे। अगर डिपार्टमेंट कहता है जी कि टीचर अपनी मर्जी से कोई डे डिसाइड करके पेपर ले ले, तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से कोई हिसाब किताब लगा लेंगे उसका। ठीक है जी। यस सर। चले बेटा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक डाटा मेंबर, उसमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। हम लोग बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, इसका बेनिफिट्स क्या है। जैसा कि हमने कहा जी, डाटा डाटा हाइड करना बेसिकली, या इनकैप्सुलेशन जो है, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स में आता है। ये सारी बातें हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तो हमने उस वक्त इसको डिस्कस किया था, पढ़ा था। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, हम लोग उसकी तरफ हमने मूव किया। हम लोगों ने क्लासेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, क्लासेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर और क्लास के डिफरेंस के बारे में हमने देखा कि क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। हमारी क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। इस चीज को हम लोगों ने करके देखा। मुझे याद है कि मैंने हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पर देखा, करके देखा कि जो डाटा मेंबर क्लास के अंदर होता है वो आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डाटा मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो आउट ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता था। सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करके देखी। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर डाटा मेंबर्स को हम लोग आउट ऑफ क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, फिर उनको कैसे एक्सेस किया जाए। तो उसके लिए फिर फंक्शन का कंसेप्ट आया। फंक्शन का जो कंसेप्ट आया, उस फंक्शन के कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने देखा जी कि कैसे फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अपने डाटा मेंबर्स को हम लोग
डील कर रहे हैं, डाटा मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करके देखी, ये सारी चीजें हम लोगों ने करके देखी, इन सारी चीजों के केस हम लोगों ने काम किया। फिर हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स करते आए, डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट के साथ हमने डील किया। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर के बारे में देखा, डिस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करके देखा। कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने और डिस्ट्रक्टर को एक ही प्रोग्राम में यूटिलाइज करके देखा। उसके डिफरेंट प्रोग्राम हमने किए, आप लोगों को दिया प्रोग्राम करने के लिए, आप लोगों ने भी किए। इसके साथ साथ देन हम लोग लास्ट में हम लोगों ने स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में पढ़ा। स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने उसको करके देखा, टेस्ट किया, प्रोग्राम करके देखा। उससे पहले हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पास किए अपने फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स पास किए एज एन आर्गुमेंट्स। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करवाया फ्रॉम फंक्शन। तो ये जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हम लोग हर लेवल पे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ ही सारा काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ही हमारे पास सारा का सारा काम कर रहे हैं। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? ये जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? आपके चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों की यस वो आप लोगों की असाइनमेंट है, नेक्स्ट असाइनमेंट है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। वो जो क्वेश्चन, वो जो चैप्टर हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का है, वो आप लोगों ने असाइनमेंट हैंड रिटन फॉर्म में करके सेंड करनी है, पीडीएफ बना के। उसमें से कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, प्रोग्राम नहीं समझाऊंगा। अगर कोई नई चीज उसके अंदर नजर आती है, जी ये फलाना कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में जरूर समझाऊंगा। ठीक है जी? सर, कब तक सबमिट करवानी है? बेटा आप मिड के बाद उसको, नहीं मिड के बाद तो बहुत लेट हो जाएगा। आप ऐसा करें कि आज वेनसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को करवा दें। या मेरे ख्याल से आपने मिड टर्म की तैयारी करनी है, मिड के बाद जो नेक्स्ट वीक आपका मिड है उसके बाद जो संडे आएगा तब जमा करवा दीजिएगा। ठीक है जी? यस सर। अभी आप लोगों ने मिड की तैयारी भी करनी है, सो हम लोग आप पर बर्डन नहीं डालते। आप लोग मिड के बाद जो आपका संडे आएगा उस संडे आप लोग उसको सबमिट करवा देना। जी कोई और क्वेश्चन बेटा? थैंक यू सर। जी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो भी हमने पढ़ना है। वो भी हम लोगों ने ऐसा उसको थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा डील किया था, ज्यादा बहुत ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया था, बहुत ज्यादा हमने उसको पढ़ा नहीं था, लेकिन वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं जी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बेटा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब कि इसका मतलब यह है कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर को ओवरलोड करने से मुराद यह है कि ऑपरेटर का एक काम है तो आप उससे कोई और काम लेंगे। ठीक है जी? आपने उसको ओवरलोड करना है। जस्ट लाइक मैं कहता हूं जी कि हमारे पास एडिशन के लिए एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग सम का ऑपरेटर कहते हैं, प्लस का साइन बोलते हैं। हम उसको कहते हैं जी कि ये दो
वैल्यूज को, इंटीजर टाइप वैल्यूज को या फ्लोट टाइप वैल्यूज को ऐड करता है। अगर हम उससे कोई और काम लेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने उसको ओवरलोड कर दिया। एक ऑपरेटर आपके पास है जो हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, जिनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। हम लोग पढ़ के आए हैं जी कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट करता है। अगर हम उनसे कोई और काम लेंगे तो इसका मतलब है हमने उनको ओवरलोड कर दिया, हमने उनको ओवरलोड कर दिया। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मुराद ये है जी कि आप लोग किसी एक ऑपरेटर की डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं, उसकी वर्किंग में कोई आप लोग अपडेट्स कर देते हैं, आप लोग उससे कोई और नया काम लेना शुरू कर देते हैं, तो मीन्स कि आपने उसके ऊपर बर्डन डाल दिया है, उसको ओवरलोड कर दिया है। जस्ट लाइक ये जो सामने आप लोगों के पास ये 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, अगर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके बता सकूं कि नॉर्मली बेटा हम लोग दो इंटीजर टाइप वैल्यूज को ऐड करते हैं। दो इंटीजर टाइप वैल्यूज को ऐड करने से मुराद ये है कि हम लिखते हैं जी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए क्या है? ए एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। बी क्या है? बी एक दूसरी इंटीजर टाइप वैल्यू है। उन दोनों को ऐड करके उनका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास सी में असाइन हो जाता है, सी को एलोकेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस प्लस के साइन को यूज करें दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए, तो हम कहेंगे जी हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। अब जैसा कि अगर मैं यहां पर एनोटेट कर सकूं, मैं लिखता हूं जी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये आपने दो इंटीजर टाइप वैल्यूज ए और बी को ऐड किया और सी को साइन कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है D1 प्लस D2, ये दोनों ऐड होंगे D3 में चले जाएंगे। अब ये D1 क्या है? D1 एक ऑब्जेक्ट है। इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एक फीट एग्जिस्ट करते हैं इंचेस के टाइप, इंटीजर टाइप, और एक वैल्यू इंचेस के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती है फ्लोट टाइप। इसी तरह इस D2 के अंदर भी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एक इंटीजर टाइप फीट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और एक फ्लोट टाइप इंचेस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब देखने में ये एक सिंपल एडिशन है, लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं है। ये सिंपल एडिशन नहीं है। सिंपल एडिशन कौन सी है? ये वाली सिंपल एडिशन है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, कि ए एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, बी एक दूसरी इंटीजर टाइप वैल्यू, ऐड हो गया, रिजल्ट सी में चला जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर आप लोगों के पास D1 एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप वैल्यूज हैं, वो ऐड होंगी D2 की डिफरेंट वैल्यूज के अंदर। और वो ऐड कैसे होंगी वो हम लिखेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे? हम इस ऑपरेटर का एक फंक्शन बनाएंगे, इस प्लस के साइन के अगेंस्ट एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन की डेफिनेशन में हम बताएंगे भाई कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपने कैसे ऐड करना है। तो हमने क्या किया? हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। इसका काम था दो सिंपल इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप वैल्यूज को ऐड करना और तीसरे वेरिएबल को असाइन कर देना। लेकिन हमने इससे क्या करवाया? हमने हमने इसके अगेंस्ट एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर हमने D1 की फीट और इंचेस, D2 के फीट और इंचेस जो हैं, इन दोनों वैल्यूज के साथ जो भी ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हम लोगों ने D3 के फीट और इंचेस को असाइन करवाया। सो हम अगर इस प्लस के साइन के अगेंस्ट कोई काम ऐसा करते हैं जो कि इससे हटके है, इससे हटके, तो इसका मतलब है हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है।
इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर ये दो काम करके आए हैं। ये हमने एक ऐड डिस्टेंस का एक फंक्शन बनाया था, आपको याद होगा, याद होना चाहिए। ऐड डिस्टेंस का हमने एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स पास किए थे। याद है शिराज या नहीं याद? जी शिराज, शिराज प्रेजेंट है या नहीं? क्लास तो ज्वाइन की हुई है, मेरे ख्याल से क्लास ज्वाइन करके चला गया है। यहीं पर हूँ सर। तो जो मैं पूछ रहा हूँ बेटा वो मुझे बताओ तो सही ना। हमने यस सर, पढ़ा है। ऐड डिस्टेंस का एक फंक्शन बनाया था, उस ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को हमने एमन दो ऑब्जेक्ट्स पास किए थे या नहीं किए थे? यस सर। जी। आप जी कश्यप बेटा आप बताएं, हमने एक ऐड डिस्टेंस का फंक्शन था, उस ऐड डिस्टेंस के फंक्शन में अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स पास किए थे। याद है आप सब लोगों को या नहीं याद? वेरी गुड, वेरी गुड। सो वो जो दो ऑब्जेक्ट्स पास किए थे वो हम इस तरह कर रहे थे, और ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम इस फंक्शन को पास कर रहे थे, और इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जाके हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को आपस में ऐड किया था और एक नई वैल्यू निकाली थी। फिर इस काम को हमने इस तरह से किया। क्या किया फिर हमने? उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया, एक ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया और ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया फ्रॉम फंक्शन। हमने फंक्शन में से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया। वो जो फंक्शन में से हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर यहाँ आएगा, यहाँ आके डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए D3 को असाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो ये स्टेटमेंट और उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है जितनी ये क्लियर है। ये मुझे देखने में पता चल रहा है अच्छा कि D1 और D2 जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे होंगे वो तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इस ऑपरेटर की। तो जब हम लोग इस ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखेंगे और इसको यूटिलाइज करते हुए हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सेम काम करती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे काम को और ज्यादा आसान कर देता है। इसको समझने में आसानी हो जाती है, इसको देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी। ये बहुत आप लोगों के पास एक, जैसा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये एक एक्साइटिंग फीचर है। अभी सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग है। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग जो है वो सबसे पहले की जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहली जो चीज हमारे पास आ रही है दैट इज कि यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग। वो यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग कौन सी है वो अभी हम लोग इसको ये देखें जी। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स हम जानते हैं, यूनरी ऑपरेटर जो है उसमें हमारे पास ये प्लस प्लस का साइन एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक माइनस माइनस का साइन एक यूनरी ऑपरेटर होता है, और एक माइनस का साइन जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पहले करेंगे और बाद में बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और ये कब काम करते हैं। हम जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं, और जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो मोर देन वन ऑपरेंड्स के साथ या टू और मोर ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। ऐसा ही है जी या ऐसा नहीं है? यूनरी ऑपरेटर हमारे पास सिंगल ऑपरेंड के साथ या सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर मोर देन वन ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल जो इस प्रोग्राम की उसने आप लोगों को दी हुई है उसको हम लोग देखते हैं जी।
कि वो क्या कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर बेटा वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो जस्ट आप लोगों के पास ये देखें, एक प्रोग्राम बनाया उसने, काउंटर का प्रोग्राम बनाया। उस काउंटर के प्रोग्राम के अंदर उसने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा काउंट, कंस्ट्रक्टर लिखा, कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट को इनिशियलाइज किया बाय 0, और एक उसने फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर उसने काउंट को रिटर्न किया। और ये चीज नहीं है जो कि देखने वाली है ये। अब प्लस प्लस के साइन को एज अ नेम ऑफ द फंक्शन यूज किया गया है। देख रहे हैं ना हम लोग, पहले हम लोग नाम रखते थे डिस्प्ले, नाम रखते थे गेट वैल्यूज, नाम रखते थे ऐड डिस्टेंस, नाम रखते थे सेट वैल्यूज, रिटर्न काउंट, गेट काउंट, इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट। अब ये चीज आप लोगों के सामने नहीं है कि ऑपरेटर को एज अ फंक्शन नेम यूज किया गया। ये देखें, ये प्लस प्लस फंक्शन का नाम है। फिर जब भी हम लोग किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, जब भी हम लोग किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और उस ऑपरेटर के साथ हम लोग कोई काम करना चाहते हैं, तो दिस इज द कीवर्ड। ये ऑपरेटर का कीवर्ड हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे आप किसी यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, चाहे आप किसी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेटर के अगेंस्ट आप लोग फंक्शन लिखने जा रहे हैं तो आपको ये ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना पड़ेगा साथ में। और जिसके बारे में हम जानते हैं कि दिस इज अ रिटर्न टाइप। ठीक है जी। अब यहां पर जो चीज देखने वाली है ना, उसको आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने काउंट में इंक्रीमेंट करवाया बाय 1 यूजिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब जरा मेन में आ जाए, मेन में आए, मेन में आके हम लोगों ने काउंटर की क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, C1 एंड C2, C1 एंड C2। अब C1 और C2 जो हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके लिए पहले तो उसने C1 अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन को कॉल किया, C2 के लिए भी गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन को कॉल किया। ये स्टेटमेंट हमारे लिए नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना प्लस प्लस C1, अब देखने में ये क्या है, आप बताएं मुझे, ये इसका क्या मतलब है प्लस प्लस C1? बताएं, शाबाश। पहले इंक्रीमेंट होगा। किस में इंक्रीमेंट होगा? C1 में। C1 में। C1 क्या है? C1 क्या काउंट। है? C1 एक ऑब्जेक्ट है, और ये स्टेटमेंट देखने में यूं लग रही है कि जैसे ऑब्जेक्ट में 1 का इंक्रीमेंट होना है। तो हम कैसे सोच सकते हैं जी कि ऑब्जेक्ट में 1 का इंक्रीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी है जो उसके अंदर इंक्रीमेंट होना है? ऑब्जेक्ट के अंदर तो फर्दर वेरिएबल्स होते हैं, वो 1 टाइप के भी हो सकते हैं, वो 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज पड़ी होती हैं। अब इस C1 इज एन ऑब्जेक्ट, इस C1 के अंदर काउंट के टाइप का वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल ये वाला। अब देखने में ये है कि C1 में इंक्रीमेंट होना है, देखने में ये नहीं है कि C1 में इंक्रीमेंट होना है। देखने में हमारे पास ये है कि प्लस प्लस C1 के लिए इस फंक्शन को कॉल करो। कौन से फंक्शन को? ये प्लस प्लस के फंक्शन को कॉल करो। प्लस प्लस का फंक्शन जब कॉल होगा तो यहां से कंपाइलर कहां जाएगा? यहां। जब यहां जाएगा तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर काउंट में इंक्रीमेंट है। किसके काउंट में इंक्रीमेंट है? C1 के काउंट में इंक्रीमेंट है। पहले क्या होता था, एक इंटीजर टाइप वैल्यू के साथ प्लस प्लस का साइन लगा देते थे, वो वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता था। अब है तो वैसा ही, देखने में तो वैसा ही है, प्लस प्लस C1, और C1 में तो बेटा कोई इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं पड़ी। C1 के अंदर तो एक डाटा मेंबर पड़ा हुआ है काउंट का। अब हमने क्या किया, अब हमने इस प्लस प्लस के ऑपरेटर से एक नया काम करवाया। हमने कहा भाई आप एक फंक्शन है, आपने ये काम करना है। आप एक फंक्शन है, आपने ये काम करना है। ठीक है, चलें हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है।
कर लें प्रोग्राम को कि रहने दें? तो ये देखिएगा जी, अभी हम प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जी हमने क्या काम करवाया है अपने प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हमने वो जो ओवरलोड किया है, ये क्या काम कर रहा है बेसिकली, हम इसको चेक करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ कि नहीं हो रही? नो सर। चलें अब हो जाएगी। काउंटर का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इस काउंटर के कंस्ट्रक्टर में हम लोग काउंट जो अपना क्लास वेरिएबल है, डाटा मेंबर जिसको कहते हैं, इसको 0 के साथ इनिशियलाइज करते हैं। और ये काउंटर का आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसको एंड किया। एक इंटीजर टाइप हमारे पास फंक्शन है, ठीक है जी, उसको जिसका है उसने फंक्शन बनाया हुआ है गेट अंडरस्कोर काउंट का। इसमें क्या किया जी, रिटर्न करवाया है काउंट के वेरिएबल को। इसकी डेफिनेशन एंड हो जाती है। फिर उन्होंने एक फंक्शन बनाया वाइड ऑपरेटर। अब ये देखे, मैंने आपको बताया था ना कि ये ऑपरेटर का जो वर्ड है ये कीवर्ड है, बताया था या नहीं बताया था? तो कुछ बोला तो करें। यस सर। सारे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग काउंटर की क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, C1 कोमा C2। मैंने आपको जो बात यहाँ पर दिखानी है उसको जरा आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है, कल की तरह दोबारा से। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं जी कि सी आउट किया है उसने। उसने सी आउट करवाया है C1 की वैल्यू को। उसने कहा जी /n और C1 की वैल्यू क्या है जी, C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को, ठीक है। फिर वो कहता है जी सी आउट C2 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, C2 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। फिर यहाँ ++C1 ++C2 ++C2 और देन अगेन ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको दोबारा से डिस्प्ले करवाया है। एडिट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं और देन हम लोग गेट करैक्टर करके अपने मेन को एंड करते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ देखने वाली बात यह है कि ++C1 से मुराद के ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट नहीं होता। ऑब्जेक्ट कौन सा, एक इंटीजर टाइप वैल्यू जिसमें एक का इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर ++ के नाम का एक फंक्शन है। आप उस फंक्शन में जाएं, आप उस फंक्शन में जाके फलाना काम करें जो उस फंक्शन के अंदर करने के लिए दिया हुआ है। जरा F7 के साथ इस प्रोग्राम को देखना है आपने। F7 के साथ मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूं।
देखिएगा, वाइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपका, C1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये अपने कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आप लोग कंस्ट्रक्टर में चले जाते हैं। कंस्ट्रक्टर में आगे C1 के काउंट को इनिशियलाइज कर दिया गया बाय 0। फिर C2 क्रिएट हुआ, C2 के लिए काउंटर के कंस्ट्रक्टर में आए, C2 के काउंट को 0 इनिशियलाइज कर दिया गया। यहां आएगा, यहां आके हमें आउटपुट शो करवा रहा है C1 की, इसी तरह C2 की आउटपुट शो करवा रहा है। अब यहां से बेसिकली आपने देखना है कि ये क्या कर रहा है। देखने में तो आप कह रहे हैं कि ये C1 में इंक्रीमेंट हो रहा है, C1 में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ये प्लस प्लस का फंक्शन कॉल हो रहा है, प्लस प्लस का फंक्शन ऊपर है। ये देखिएगा जरा, यहां से ये काम मूव करेगा, ये देखें, ये इस फंक्शन में आया, इस फंक्शन में आगे इसने क्या काम करना है, इस फंक्शन में आगे इसने काउंट में इंक्रीमेंट करना है। किसके काउंट में? C1 के काउंट में, क्योंकि ये फंक्शन C1 के साथ कॉल हो रहा था। फिर यहां आ गया, अब C2 के साथ कॉल हो रहा है, अब C2 के साथ, फिर C2 के लिए चला गया, यहां पर C2 के लिए काउंट में इंक्रीमेंट करेगा, फिर C2 के लिए कॉल हुआ है, फिर C2 के लिए चला गया, और एट द एंड जाके हमें आउटपुट शो करवाएगा। ये देखें जी बेटा, क्लियर है जी सबको? अच्छा, आपकी इंक्रीमेंट वाला जो प्रॉब्लम है ना, इंक्रीमेंट वाली जो समझ नहीं आ रही कुछ लोगों को, मुझे ख्याल है, मैं जरा वो कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां चले, यहां हम कुछ भी नहीं करते हैं, यहां हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, ताकि आपको पता चले भाई ये प्लस प्लस का साइन के साथ हो क्या रहा है। अब हम रिटर्न काउंट, काउंट में हमने कुछ भी नहीं किया, हम यहाँ पर आउटपुट विंडो सामने ओपन कर लेते हैं, आउटपुट विंडो को भी सामने रख लेते हैं, और इस एडिटर को भी सामने रख लेते हैं। ठीक है जी, और वॉच विंडो ओपन करते हैं। टाइम भी हमारे पास कम रह गया इस क्लास का। यहाँ पर हमें ओपन क्या करना है जी, किसको वॉच करना है? काउंट को वॉच करना है। ठीक है, मैं F7 के साथ बेटा दोबारा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में जाना है ना हमने, यहाँ से कंस्ट्रक्टर में आगे ये C1 के लिए जो काउंट है वो 0 से इनिशियलाइज हो गया, आप वॉच विंडो में देख सकते हैं। फिर C2 के लिए कंस्ट्रक्टर में जाएगा, C2 के लिए जो काउंट वेरिएबल है, डाटा मेंबर है, वो भी 0 से इनिशियलाइज हो गया, आप देख सकते हैं वॉच विंडो में। पहला जो काउंट 0 हुआ था वो C1 के लिए हुआ था, अब जो काउंट 0 हुआ है ये C2 के लिए हुआ है। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके आउटपुट विंडो में उसने आपको रिटर्न करवाया, C1 की वैल्यू 0 है, जाहिर सी बात है उसके काउंट में 0 पड़ा हुआ था, 0 डिस्प्ले हो गया। C2 के काउंट में भी 0 पड़ा हुआ था, वो डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से इसने किधर जाना है? यहाँ से, अब देखने में ये लग रहा है कि भाई C1 में इंक्रीमेंट होना है, लेकिन आप देखेंगे C1 में इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस फंक्शन में चले गए, इस फंक्शन में जाके क्या काम किया हुआ है? हेलो का वर्ड डिस्प्ले करवाया हुआ है। फिर आ जाए यहाँ पर, फिर C2 के लिए ये उस फंक्शन में चले गए, यहां जाके क्या हो रहा है? हेलो डिस्प्ले हो रहा है। फिर C2 के लिए यहां जाके क्या हो रहा है? हेलो डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमने प्लस प्लस का जो ऑपरेटर था उसको ओवरलोड कर दिया कि नहीं? प्लस प्लस का ऑपरेटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता था, लेकिन हमने उससे क्या काम लिया? हमने उससे एक हेलो का मैसेज डिस्प्ले करवा लिया प्लस प्लस के ऑपरेटर से, हो गया ओवरलोड।
हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे भाई कि प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट करता है एक वेरिएबल में, लेकिन हमने यहाँ पर प्लस प्लस के ऑपरेटर से कोई और काम करवा लिया। हमने प्लस प्लस के ऑपरेटर से एक मैसेज डिस्प्ले करवा लिया हेलो, और आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। जब जब ये प्लस प्लस का फंक्शन कॉल हुआ तब तक उसने हेलो डिस्प्ले करवाया। दिस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये प्लस प्लस C1 देखने में है जी, ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है प्लस प्लस की, इसका मतलब है जी ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है C1 में, लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। यहाँ हमने प्लस प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, उसका फंक्शन हमने बनाया हुआ है, वो हमारे मुताबिक काम करेगा, हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम ने एज एन एग्जाम्पल, अब यहां देखिएगा C1 फिर 0 ही आएगा, क्योंकि C1 के काउंट में हमने कोई चेंज नहीं की, C2 के काउंट में भी हमने कोई चेंज नहीं की, लेकिन वो एग्जाम्पल जो उसने की हुई है उसके मुताबिक अगर हम लोग इसको करते हैं तो बेटा आप लोग देखिएगा कि उसने क्या किया। उसने प्लस प्लस के ऑपरेटर, डेफिनेटली उसने काम उससे रिलेटेड ही करना है, लेकिन करना किसी और तरीके के साथ। उसने क्या किया हुआ था, उसने कहा था कि जब भी ये प्लस प्लस का फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा तो उस ऑब्जेक्ट के काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब मैं इसको 1 बाय 1 रन करता जाता हूं। अब मैं कम बोलूंगा क्योंकि आज मुझे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है वो फील हो रहा है रोजे के साथ। आज मैंने रोजा छोटा रखा था, दैट्स वाई। काउंट 0, C1 का काउंट 0, C2 का काउंट 0। C1 का लिए गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर रिटर्न करवाया हुआ काउंट को, रिटर्न होके काउंट वहां जाएगा तो आपकी आउटपुट में चला गया, वहां जाके उसने जो वैल्यू रिटर्न करवाई 0, यहाँ भी 0। प्लस प्लस का फंक्शन कॉल होगा C1 के लिए, काउंट में इंक्रीमेंट करेगा। वॉच विंडो में देखिएगा C1 के काउंट में 1 हो जाए, फिर C2 के लिए कॉल होगा, C2 के काउंट में 1 हो गया, C2 के साथ फिर कॉल हो रहा है, C2 के काउंट में 2 हो जाएगा। ये देखें, अब जब डिस्प्ले होगा C1 का जो काउंट है उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और C2 के काउंट में 2 पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें आपके सामने। होप्स हो के बेटा आपने इसको फॉलो किया है। अभी नेक्स्ट आप लोगों के पास ये आपको पता है कि लैब की क्लास है। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने इसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके मुझे बताना है जी कि हमें इसकी समझ आ गई है, हमने इसको इस तरह से करके देख लिया है। ठीक है जी, बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो। अभी लगा के देख लेते हैं शिराज, अभी लगा के देख लेते हैं करता है कि नहीं करता। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। अभी देखते हैं C1 के साथ हमने चला गया फंक्शन में, फंक्शन कॉल करना है ना वो शिराज, उसने फंक्शन कॉल करना है, बस नाम है फंक्शन का प्लस प्लस। हमने उस प्लस प्लस से कोई काम करवा लिया, नथिंग एल्स, ओवरलोड कर दिया हमने। हमने तो यहां मेंशन ही नहीं किया फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम। यहां हमने मेंशन किया है कि आइदर दिस इज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, हमने यहां कहीं मेंशन नहीं किया दिस इज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। वहां आपने C1 प्लस प्लस लिख दिया, यहां बेशक आप प्लस प्लस काउंट कर लें या काउंट प्लस प्लस कर लें। यहां उसने अपनी डेफिनेशन जो नॉर्मल डेफिनेशन उसके मुताबिक काम करना है, यहां वो एज ए फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है जी, होप्स हो के आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है जी। इंशाल्लाह ताला आप करेंगे काम तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। इसको खुद से करके देखेंगे तो होप्स हो आप और ज्यादा इसको फॉलो कर लेंगे। तो अगर कोई बात मुझसे पूछने वाली हुई तो मुझसे आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, इंडिविजुअली कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें, टाइम खत्म हो रहा है। अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। ठीक है जी, और इस प्रोग्राम को करना है। नेक्स्ट कल हमारी क्लास है 2 बजे इंशाल्लाह, वो भी करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे तो हम